नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संजय राउत के ऊपर ईडी की कार्यवाही और शरद पवार को भेजे गए हैं आयकर विभाग की तरफ से नोटिस और अब बौखलाहट सामने आई है एनसीपी के नेता जयंत पाटिल की। जयंत पाटिल ने कहा, संजय राउत हमारी नजरों में है बेकसूर, जांच के बाद भी चीजें निकलकर सामने आएंगी और ईडी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगी। इसी के साथ कहा गया है शरद पवार को लेकर जयंत पाटिल की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो नोटिस आयकर विभाग ने भेजा है शरद पवार को, इस नोटिस को भेजने के बजाय इलेक्शन कमीशन से लेनी चाहिए थी। आयकर विभाग को जानकारी वहां से भी तमाम चीजें मिल जाती। जो जवाब शरद पवार से चाहिए वो जवाब इलेक्शन कमीशन से मिल जाता, केंद्रीय एजेंसी आयकर विभाग को लेकर। आपको बता दें कि जहां तमाम नेताओं की आज बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है, चाहे फिर वो शरद पवार को भेजा गया आयकर विभाग के द्वारा नोटिस हो, चाहे फिर संजय राउत से चल रही 2007 के मामले में चौल पात्रा जो घोटाला हुआ, उस पूरे मामले में जांच जो चल रही है उसको लेकर उठाए जा रहे सवाल हो। बात करते हैं पहले शरद पवार की, जो कि एनसीपी के सुप्रीमो हैं। कल सत्ता परिवर्तन होते ही महाराष्ट्र में केंद्रीय एजेंसियों ने अपना एक्शन महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है और कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से आयकर विभाग ने 2004, 2009, 2014 और 2020 में चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामों की जांच के बाद नोटिस जारी किया है और उसके बाद जवाब मांगे गए हैं और ये तमाम चीजों का ब्यौरा मांगा गया है शरद पवार की तरफ से। जहां एक तरफ बौखलाहट सामने आई है जयंत पाटिल की इस नोटिस को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने तो इसे लव लेटर बता दिया और कहा केंद्र सरकार पर निशाना भी शरद पवार की तरफ से साधा गया और उन्होंने कहा कि एजेंसी बस कुछ ही लोगों की जानकारी जुटा रही है। आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ केंद्रीय एजेंसी लगातार अब एक्शन ले रही है उन तमाम चीजों को लेकर जिन पर उन्हें संदेह था और अभी तक एक्शन नहीं ले पा रही थी केंद्रीय एजेंसियां, तो अब शरद पवार को भी भेजा गया है आयकर विभाग की तरफ से नोटिस। और बात अगर संजय राउत की करें तो चौल पात्रा घोटाले में संजय राउत से भी 8-9 घंटे से चल रही है पूछताछ और इस पूछताछ के बाद एंड में क्या निकलकर चीजें सामने आती हैं, खैर ये तो ईडी ही बताएगी। आपको बता दें कि जिस वक्त पर संजय राउत ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही चीजों का जिक्र किया था जैसे कि अब जयंत पाटिल का बयान सामने आया है मीडिया से बात करते हुए। जिस तरीके की बातें जयंत पाटिल ने कही है कि संजय राउत हमारी नजरों में बेकसूर है और ईडी की जांच के बाद भी यही चीजें निकलकर सामने आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने भी इन चीजों का जिक्र किया था और कहा था कि मैं एक निडर व्यक्ति हूं और मैंने अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया है। जहां एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने घोटाले या फिर किसी भी चीज की हेरफेर की है मंत्रालयों में रहकर या फिर गलत जानकारी दी गई है इलेक्शन कमीशन को, इन तमाम चीजों के सवाल जो है वो अब ईडी पूछेगा शरद पवार से, क्योंकि उनको नोटिस भेजा गया है। अब देखना अहम ये भी होगा कि कब तक हल्फनामा या फिर जानकारी और तमाम जो चीजें पूछी गई हैं नोटिस में, जिन चीजों का जिक्र किया गया है आयकर विभाग की तरफ से, उनका जवाब कब तक देते हैं शरद पवार। इसी बीच एक ये भी बात है कि जहां एक तरफ शरद पवार और संजय राउत को लेकर तमाम बयानबाजी की गई है मीडिया से बात करते हुए जयंत पाटिल की तरफ से, तो इसी के बीच उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया है और जब उनसे पूछा गया विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए, तो उन्होंने कहा, जयंत पाटिल ने कहा कि हम तीनों दल महाविकास अघाड़ी के रूप में एक साथ आए, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हमारे पास एक ही उम्मीदवार रहेगा। सरकार के जाने के बाद हमने बैठकर चर्चा नहीं की है, आइए एक साथ बैठे अगली नीति तय करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में जहां भी संभव होगा हम तीनों दलों को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। मतलब फिर से एक बार सरकार एमवीए की नहीं है, एमवीए को फिर एक बार जोड़ने की कोशिश की जा रही है एनसीपी की तरफ से। और जयंत पाटिल का कहना है कि अगर निकाय चुनाव भी हुए तो हम तीनों पार्टियों को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो बचे कुछ विधायक हैं उद्धव ठाकरे के खेमे में और कांग्रेस और खुद एनसीपी, फिर से एक बार एकजुट होने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है। तो वहीं तमाम चीजें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जहां एक तरफ इन गुट को बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अब तीनों पार्टियां अलग हो चुकी हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है और वहीं विधानसभा अध्यक्ष को लेकर
लेकर भी चर्चा नहीं हुई है तीनों पार्टियों में, क्योंकि ये अहम मुद्दा है। अभी कुछ दिनों में इन तमाम चीजों को लेकर मीटिंग होने वाली है। राज्यपाल कोई भी फैसला इस पूरे मामले को लेकर लेंगे और अभी तक इन तीनों पार्टियों में मीटिंग नहीं हुई है। किसका नाम आगे जाएगा इसको लेकर भी खींचातानी दिख सकती है इन तीनों पार्टियों में, जैसा कि बयान जयंत पाटिल की तरफ से दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें सरकार के टूट जाने की, तो आपको बता दें कि आज अगर शरद पवार को नोटिस भेजा गया है आयकर विभाग की तरफ से, तो सबसे पहले बधाई देने वाले भी शरद पवार ही थे एकनाथ शिंदे को। जैसे ही उन्होंने शपथ ली थी उसके बाद सबसे पहला कमेंट भी शरद पवार का भी आया था और शरद पवार ने कहा था एकनाथ शिंदे को कि महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई। पूरी उम्मीद है कि उनके द्वारा महाराष्ट्र में हितों की रक्षा की जाएगी। और अगर आज कार्यवाही हो रही है इन तमाम चीजों को लेकर, और बात अगर हम संजय राउत की करें या शरद पवार की करें या फिर तमाम और भी मामले हैं जो कि अब महाराष्ट्र में खुल सकते हैं, क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हो चुका है और जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से, ये दर्शाता है कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उन तमाम लोगों की जिनका नाम किसी भी घोटाले में शामिल है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के नेता हैं और वो अब दावा भी ठोक चुके हैं शिवसेना के ऊपर अपना, और यहीं पर एक चीज भी निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ नेताओं यानी जहां एक तरफ भ्रष्टाचार की फाइलों को खोल रही है केंद्रीय एजेंसी, तो वहीं दूसरी तरफ उन तमाम लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं जिनको बचाने का कोशिश अभी तक की जा रही थी एमवीएस सरकार की तरफ से। देखना अहम ये होगा कि कौन कौन से नेताओं के नाम आते हैं। और बात अगर संजय राउत की जाए इस पूरे मामले में, तो जिस तरीके से जो अभी पूछताछ का जो दौर है वो लंबा चलता जा रहा है, जो संजय राउत अपने आप को निडर बता रहे थे और ये कहना था उनका कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, तो वही तमाम जो लोग हैं उनकी जो सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनका ये कहना है कि कहीं इतना बड़ा तो काम नहीं किया है संजय राउत ने। इस घोटाला जो कि 1034 करोड़ रुपए का है, जिस पूरे मामले में 2 बार समन भेजा गया संजय राउत का, तो क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है संजय राउत की? क्योंकि आज ये सवाल जो है वो खासा तौर पे बना हुआ है। जिस तरीके से ईडी की जो जांच है वो काफी ज्यादा लंबी चल रही है। पहले संजय राउत ने इस समन को जब समन भेजा गया था तो संजय राउत के वकील की तरफ से कहा गया था कि संजय राउत दस्तावेज लेकर पेश होंगे और उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए और अभी वो पेश नहीं हो सकते। और जैसे ही सत्ता गई उद्धव ठाकरे की, यानी कि शिवसेना के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, जैसे ही इस्तीफा दिया उद्धव ठाकरे ने उसके दूसरे ही दिन ऐलान कर दिया संजय राउत ने कि हाँ वो ईडी के दफ्तर जाएंगे। यानी कि ईडी के दफ्तर जाने की बात संजय राउत की तरफ से की गई। और अब इतनी लंबी जो कार्यवाही चल रही है, खासा है, कुछ बड़े ही सवाल ईडी की तरफ से दागे गए हैं, पूछे गए हैं संजय राउत से, और यही बड़ा कारण है कि इतनी लंबी चल रही है ये जांच पड़ताल, जिसके लिए संजय राउत सवेरे 12 बजे पहुंच गए थे ईडी दफ्तर। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि ज्यादा शिव सैनिक वहां पर ना जाएं। यानी कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ हुआ कि एक तरफ राहुल गांधी ईडी के दफ्तर गए और वहीं पर तमाम जमावड़ा कांग्रेस के नेताओं का लगा, वैसे उन चीजों को ही फॉलो करते हुए संजय राउत ने अपने ट्वीट पर लिखा कि ज्यादा शिव सैनिक वहां पर ना आए और ईडी के दफ्तर के सामने ना आए, जमावड़ा ना लगाएं। इन चीजों का जिक्र किया गया था। पर अब देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जो संजय राउत अपने आप को निर्दोष बता रहे थे, निडर बता रहे थे, आखिरकार क्या रिस्पॉन्स होता है ईडी का इस पूरी कार्यवाही के बाद, जो कि अभी ईडी के दफ्तर में चल रही है। क्योंकि जयंत पाटिल से लेकर तमाम जो नेता हैं वो तो लगातार इसी बात को कह रहे हैं संजय राउत निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। पर जो ईडी की कार्रवाई है वो किसी और ही इशारा कर रही है। बात अगर शरद पवार की भी की जाए तो जो फाइल अभी खुलने वाली है, जिन चीजों का ब्यौरा मांगा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इन फाइलों को लेकर कब तक शरद पवार जाएंगे या उनके वकील की तरफ से भेजा जाएगा अपने इन सभी ब्यौरों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दफ्तर, ये भी चीजें देखने वाली हैं। और यहीं पर सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां जांच इस पूरे मामले में कर रही हैं, एक तरफ अपने आपको निर्दोष नेताओं की तरफ से बताया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल खड़े किए जाते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों पर और कहा जाता है कि दबाव में काम कर रही हैं और इन्हीं चीजों का जिक्र किया
किया गया एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को उठाया कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ कुछ ही लोगों की जांच मतलब जो ब्यौरा है उसे जुटाने में लगी हुई हैं, यानी कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर इतनी पुरानी फाइलें मंगवाई हैं आयकर विभाग ने 2004 से लेकर 2020 की, यानी कि हर बार की, यानी कि 4 जो चुनाव हैं उनकी फाइलें मंगवाई गई हैं। तो शायद इसमें संपत्ति से लेकर तमाम और चीजों को भी देख सकता है आयकर विभाग कि कितनी संपत्ति बढ़ी है शरद पवार की 2004 से लेकर 2020 के बीच में। और अगर 20 से 22 के बीच में बात करें तो इस पर शायद खासा ध्यान दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि 9 में भी सरकार एनसीपी की थी पर यहां पर तो 3 गुटों की सरकार थी। तो इस पर कितनी संपत्ति बढ़ी है या फिर किस तरीके का पैसे का लेन देन तमाम चीजें हुई हैं, इन चीजों पर भी खासा नजर बनी हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और शायद एक यही बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से 2004 से लेकर 2020 के चुनावी इलेक्शन कमीशन को जो ब्यौरा दिया गया था उन तमाम चीजों की जानकारी मांगी गई है। और इसीलिए बौखलाहट सामने आ रही है एनसीपी के नेताओं की, चाहे फिर वो शरद पवार हो या फिर हो वो जयंत पाटिल। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।